हेलो डियर फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करते हैं एस.सी. वर्मा के पार्ट फर्स्ट में वर्क एनर्जी पावर या वर्क एनर्जी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेगमेंट। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है अ हैवी स्टोन इज थ्रोन फ्रॉम अ क्लिफ ऑफ हाइट h विद अ स्पीड v। हम ऐसा मान सकते हैं कि h हाइट की एक बिल्डिंग है, उससे हमने किसी हैवी स्टोन को, भारी पत्थर को स्पीड v से फेंका। द स्टोन विल हिट द ग्राउंड विद मैक्सिमम स्पीड इफ इट इज थ्रोन। वो स्टोन ग्राउंड से मैक्सिमम स्पीड से टकराएगा अगर उसको फेंका है। ऑप्शन ए वर्टिकली डाउनवर्ड, बी ऑप्शन वर्टिकली अपवर्ड, सी ऑप्शन हॉरिजॉन्टली, डी ऑप्शन द स्पीड डज नॉट डिपेंड ऑन द इनिशियल डायरेक्शन। क्वेश्चन की समरी अगर हम समझे तो क्वेश्चन कहना क्या चाहता है कि h हाइट की कोई बिल्डिंग है, वहां से किसी पत्थर को v स्पीड से हमें फेंकना है। फेंकने के लिए अलग अलग पॉसिबल डायरेक्शन से हम उसको वर्टिकली अपवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर फेंक सकते हैं। क्वेश्चन ये जानना चाहता है कि ग्राउंड पर उसकी मैक्सिमम स्पीड मिले, उसके लिए उसको कौन से डायरेक्शन में फेंकना चाहिए। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स लेकर के बात करें तो चीज़ को समझना थोड़ा सा आसान होगा। जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल ले लिया कि मान लो हम इसको वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं विद द स्पीड v, तो बच्चों ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाएगा मैक्सिमम हाइट तक पहुंच करके, और स्ट्रेट लाइन में मोशन करता हुआ ऐसे ग्राउंड पर पहुंचेगा। मान लो वो v डैश स्पीड से टकराया। अब यहाँ हम v डैश को कैसे कैलकुलेट करें? ये इनिशियल पोजिशन हो गई, इसको हमने बोल दिया इनिशियल पोजीशन A, और ये हो गई फाइनल पोजीशन B। हम इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक अगर थर्ड इक्वेशन अप्लाई करें तो v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2 माइनस g माइनस h। देख लेना ध्यान से, v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gh और v डैश इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट। लेट्स टेक द सेकंड केस कि अगर हमने इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका होता, या हम पहले ये केस ले लेते हैं कि वर्टिकली डाउनवर्ड फेंकें। वर्टिकली डाउनवर्ड अगर v से फेंके, ये ऐसे स्ट्रेट लाइन में जाए और ग्राउंड से टकराए v डैश स्पीड से, बिल्डिंग की हाइट h। फिर मैंने थर्ड इक्वेशन अप्लाई किया, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v डैश स्क्वायर इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2 माइनस का g माइनस का h, v डैश इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट। अभी भी वही रिजल्ट मिला। एक थर्ड एग्जांपल और हम ले लेते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्रोजेक्शन का केस आपने पढ़ा होगा कि h हाइट की बिल्डिंग है। अब अगर मैं पत्थर को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में v स्पीड से फेंकता हूँ तो ऐसे पैराबोलिक पाथ में जाना है, ग्राउंड से इस पॉइंट पर टकराना है, से द स्पीड इज v डैश। तो इसके दो कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल कंपोनेंट। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट है वो चेंज नहीं होगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो, ये हमारा प्रोजेक्टाइल मोशन का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो हम इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है v डैश x वाला कंपोनेंट, वो तो मिल गया v, और v डैश का y वाला कंपोनेंट अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? ये हमने x एक्सिस माना, ये हमने y एक्सिस माना। तो हमने y एक्सिस के लिए थर्ड इक्वेशन अप्लाई कर दिया वापस से, v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as, सो v डैश y स्क्वायर इक्वल्स टू व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग द y एक्सिस, क्योंकि ये इक्वेशन हम y एक्सिस के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो y एक्सिस के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, प्लस में 2 माइनस का g माइनस का h, सो v डैश स्क्वायर y कंपोनेंट की बात कर रहे हैं इज इक्वल्स टू 2gh। सो v डैश क्या लिखेंगे? v डैश इक्वल्स टू v डैश x स्क्वायर प्लस v डैश y स्क्वायर अंडर द रूट। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो v स्क्वायर प्लस 2gh अंडर द रूट। ये भी रिजल्ट वही आया। फर्स्ट केस में जो रिजल्ट मिला, सेकंड केस में जो रिजल्ट मिला, और थर्ड केस में जो रिजल्ट मिला, तीनों केसेस में बच्चों सेम रिजल्ट मिला
तो इन 3 एग्जाम्पल से ये चीज़ प्रूव हो रही है कि अपवर्ड डायरेक्शन में फेंके, चाहे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंके, चाहे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंके, इनफैक्ट चाहे किसी भी एंगल पर फेंके, इन ऑल द केसेस द वेलोसिटी ऑफ द स्टोन व्हाइल स्ट्राइकिंग द ग्राउंड विल बी सेम एंड दैट विल बी द मैक्सिमम स्पीड, उससे ज़्यादा स्पीड हो ही नहीं सकती। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? डी ऑप्शन करेक्ट हुआ। हमने एग्जाम्पल्स लेकर के इस चीज़ को प्रूव कर दिया। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हम इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2। टू स्प्रिंग्स ए एंड बी, फोर्स कांस्टेंट में रिलेशन है के ए इक्वल्स टू 2kb, आर स्ट्रेच्ड बाय अप्लाइंग फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स एट द 4 एंड्स। टोटल 4 एंड्स हो गए, एक स्प्रिंग के 2 एंड, सो 2 स्प्रिंग के टोटल 4 एंड्स हो गए। इक्वल मैग्नीट्यूड के फोर्सेस अप्लाई किए जा रहे हैं। इफ द एनर्जी स्टोर्ड इन ए इज ई, दैट इन बी इज, अगर ए में एनर्जी ई स्टोर हो रही है तो उसी फॉर्म में बी में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। ठीक, जो स्प्रिंग में बच्चों एनर्जी स्टोर होती है उसका एक्सप्रेशन हम क्या बोलते हैं? डायरेक्ट U इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर। हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं के स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन 2k, और कह सकते हैं के एक्स का होल स्क्वायर अपॉन में 2k, और कह सकते हैं एफ स्क्वायर अपॉन 2k। तो ये एक्सप्रेशन हमने एफ की फॉर्म में लिखा। अच्छा, हम एफ की फॉर्म में एक्सप्रेशन लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि जनरली हम एक्सप्रेशन को उस क्वांटिटी की फॉर्म में लिखना पसंद करते हैं जो कांस्टेंट दी हुई है। तो एफ की वैल्यू दोनों स्प्रिंग्स के लिए सेम है। तो क्या अब मैं ऐसा बोल सकता हूं कि एनर्जी ऑफ ए अपॉन एनर्जी ऑफ बी इज इक्वल्स टू के ऑफ बी अपॉन के ऑफ ए? हमको कैलकुलेट करना है यू बी, दैट इज इक्वल्स टू के ए अपॉन के बी इंटू में यू ए। के ए अपॉन के बी की वैल्यू 2 है, ये वैल्यू 2 है, और यू ए की वैल्यू ई है। सो एनर्जी स्टोर्ड इन द बी इज 2e। बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। सिंपल प्रॉब्लम थी, कोई मतलब खास बात नहीं थी क्वेश्चन में। इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू इक्वल masses आर अटैच्ड टू द 2 ends ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट k। ये हमने एक स्प्रिंग ली, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, दोनों एंड्स पर इक्वल मास m को अटैच कर दिया। द मासेज आर पुल्ड आउट सिमेट्रिकली, सिमेट्रिकली दोनों को पुल्ड आउट, दोनों को इस तरह से बाहर खींचा। टू स्ट्रेच द स्प्रिंग बाई अ लेंथ x। सिमेट्रिकली पुल करने का मतलब क्या हुआ? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, सिमेट्रिकली। सिमेट्रिकली पुल करने का मतलब हुआ कि स्प्रिंग की लेंथ अगर x इंक्रीज हुई तो यहाँ ये वाला जो मास है ये कितना खिसका है? x/2, और ये वाला कितना खिसका है? x/2। हाफ हाफ दोनों खिसके हैं। सो द टोटल एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग इज x। क्लियर? द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन ईच मास, स्प्रिंग किसी भी मास पर जो वर्क कर रही है वो कितना है? जैसे हम इस मास की बात कर लें, दोनों के लिए सेम ही आएगा, सिमेट्री के बेसिस पर किसी भी एक पर कैलकुलेट कर लें। इसके लिए बच्चों अगर बात करें तो स्प्रिंग फोर्स किधर आएगा? इधर की तरफ आएगा, दैट इज के एक्स। x/2 मत करना, के एक्स आएगा, क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ में जो चेंज है वो x है। तो ये फोर्स हो गया के एक्स, और ये आ गया x/2। ठीक है? सो द वर्क डन बाय द स्प्रिंग हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय द स्प्रिंग इक्वल्स टू क्या आएगा? पहली बात, फोर्स लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट राइट में है, तो 180 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब वर्क डन बाय द स्प्रिंग विल बी नेगेटिव। ये बात तो हमको क्लियर हो गई, बोलो यस और नो। ठीक, अब हम क्या लिखेंगे? एक्सप्रेशन क्या बनता है? 1/2 के एक्स स्क्वायर, जो जनरल हम बात करते हैं, दैट कैन बी रिटन एज 1/2 इंटू एफ इंटू x/2। इससे कंफ्यूज मत होना, ये मैंने एक जनरल एक्सप्रेशन लिखा है, चाहो तो इसको भी यहाँ पर मत लिखना अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो। क्या हम वर्क डन ऐसा बोल सकते हैं कि हाफ ऑफ द फोर्स इंटू x/2 विद माइनस साइन,
तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 इंटू में f को कह देंगे kx और ये आ गया x, सो आंसर विल बी -1/4 kx स्क्वायर। कोई कंफ्यूजन मत रखना किसी तरह का, बात क्लियर है। मूव करते हैं, कौन सा ऑप्शन आया, डी ऑप्शन आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को इंपोर्ट करते हैं। The negative of work done by the conservative internal forces on a system equals to the change in, ये बिल्कुल सिंपल सी बात है, वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ डेल्टा यू, मतलब माइनस ऑफ चेंज इन द पोटेंशियल एनर्जी। सी ऑप्शन करेक्ट, बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इसमें कुछ कैलकुलेशन नहीं करना हमको। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। The work done by the external forces on a system equals the change in, work done by the external forces किसके इक्वल आएगा, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, that is kinetic energy final minus kinetic energy initial, ओके। और वर्क डन बाय इंटरनल फोर्स में क्या क्या आता है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव प्लस वर्क डन बाय नॉन कंजर्वेटिव। तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि WC प्लस WNC प्लस W एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, मतलब वर्क एनर्जी थ्योरम को ऐसे भी बोल सकते हैं। सोचो अगर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, फॉर एग्जाम्पल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ना हो, तो WC अभी थोड़ी देर पहले भी हमने बोला था वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा यू, तो क्या बनेगा बच्चों, माइनस डेल्टा यू प्लस W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के ई। एम आई क्लियर? नेक्स्ट स्टेप नीचे ले रहा हूं, तो W एक्सटर्नल इक्वल्स टू डेल्टा के ई प्लस डेल्टा यू, ये क्या है, ये है चेंज इन द टोटल एनर्जी। So work done by the external force is equals to change in the total energy. Which option is correct? A option is the correct answer. Total energy. Clear? Next question लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इंपोर्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, The work done by the all the forces मतलब एक्सटर्नल और इंटरनल, जो थोड़ी देर पहले अभी हमने बात की थी, ऑन ए सिस्टम इक्वल्स द चेंज इन, टोटल वर्क डन किसके इक्वल आएगा भाई, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कह रही है कि W एक्सटर्नल प्लस W इंटरनल इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, सो द वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेज विल बी इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। कंफ्यूज मत होना यहाँ पर, टोटल वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी एंड वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन द टोटल एनर्जी। टोटल वर्क डन की अगर बात आती है तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज के इक्वल आएगा, और वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात आती है, ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स की अगर बात आती है तो वो चेंज इन द टोटल एनर्जी आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 7 को इंपोर्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए भाई कुछ ब्लैंक स्पेस दिया हुआ है, ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ऑन only on the separation between the two particles, the most appropriate choice for the blank space in the above sentence। ऊपर जो सेंटेंस लिखा हुआ है उसमें ब्लैंक स्पेस के लिए मोस्ट अप्रोप्रिएट चॉइस क्या हो सकती है। सेंटेंस को एक बार पढ़ करके देखें, ऑफ अ टू पार्टिकल सिस्टम डिपेंड्स ओनली ऑन द, ओनली इट्स अ कीवर्ड, ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। चार ऑप्शन में से कौन सी फिजिकल क्वांटिटी ऐसी है जो केवल दो पार्टिकल के सेपरेशन पर डिपेंड करती है, ओनली ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। क्या वो पोटेंशियल एनर्जी है भाई? वर्क एनर्जी को अगर हम पढ़ते हैं तो एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी हम डिस्कस करते हैं, तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी के लिए स्पेसिफिकली बात आती है कि दैट इज डिफाइंड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स ओनली एंड द पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन द सेपरेशन बिटवीन द टू पार्टिकल्स। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का अगर मैं एग्जांपल लूं तो U इक्वल्स टू -G m1m2/r। ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो U इक्वल्स टू K/Q1Q2/r। दोनों जो मैंने एग्जांपल बोले उनमें अपॉन में R है एंड R इज द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल्स।
So the potential energy of two particle system depends only on the separation between the two particles. So which option is correct? C option is the correct answer. Is that clear? नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं. ये कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम्स आ रही है हमारे सामने, न्यूमेरिकल नहीं है ये. मतलब चैप्टर को अगर हमने ध्यान से देखा और पढ़ा है तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर हम बहुत इजीली दे सकते हैं. ये सिंपल क्वेश्चंस हैं. ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये शायद न्यूमेरिकल है. अ स्मॉल ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a rough inclined surface of inclination theta fixed in an elevator. ये हमने एक एलिवेटर लिया. एलिवेटर मतलब एक लिफ्ट ली, ठीक है. उसमें एक इंक्लाइंड प्लेन है हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर, उस पर m मास का ब्लॉक है. द एलिवेटर गोज अप विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी v. ये एलिवेटर यूनिफॉर्म वेलोसिटी v से ऊपर की तरफ जा रहा है. एंड द ब्लॉक डज नॉट स्लाइड ऑन द वेज. द वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t विल बी. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ने t टाइम पर इस ब्लॉक पर कितना वर्क किया वो हमको कैलकुलेट करना है. तो ये जो इंक्लाइन प्लेन है ना बच्चों, इसको मैं अलग से एक बार शो कर रहा हूं कहानी को समझने के लिए. इस पर मैंने m मास का एक ब्लॉक रख दिया, ये एंगल हमारा थीटा हो गया. अब फोर्स को मैं एक बार रिजॉल्व कर लेता हूं कि mg इस डायरेक्शन में आ गया, इधर वाला ये एंगल हमारा थीटा आ गया, तो mg का इधर वाला कंपोनेंट आ गया हमारा mg cos थीटा, और इधर वाला हमारा कंपोनेंट आ गया mg sin थीटा. अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि एलिवेटर अगर ऊपर की तरफ v स्पीड से जा रहा है तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा है, जबकि mg sin थीटा की टेंडेंसी क्या है कि इस ब्लॉक को स्लाइड करके नीचे ले आए, खिसका करके नीचे की तरफ ले आए. इसका मतलब कोई फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है, और वो फोर्स कौन सा है? दैट इज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. सो इन दिस पर्टिकुलर केस F इज इक्वल टू म्यू एन. नो, ये मत कहना, ये तो लिमिटिंग फ्रिक्शन है. हम कह रहे हैं mg sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और फ्रिक्शन उसको बैलेंस कर रहा है, तो हम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या बोलेंगे? F इक्वल्स टू mg sin थीटा. ये गड़बड़ मत करना. तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो उस पर लग गया वो mg sin थीटा है. ठीक है भाई. अब एलिवेटर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो ब्लॉक भी ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है. टी टाइम में इसका अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? टी टाइम में अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? x इक्वल्स टू vt. ठीक है. अब हमको वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है, तो हम सिंपली क्या कहेंगे? ये हो गया हमारा फ्रिक्शन, ये आ गया इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट, x इक्वल्स टू vt, एंड दोनों के बीच में एंगल आ गया 90 माइनस थीटा. एम ए क्लियर? सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू, हम क्या बोलेंगे? F इंटू एक्स कॉस ऑफ एंगल बिटवीन दीज टू, एंड दैट इज 90 माइनस थीटा, दैट इज इक्वल्स टू क्या लिखना चाहिए? Fx और साइन थीटा. F की वैल्यू कितनी? mg साइन थीटा. x कितना है? vt. इंटू में क्या आया? साइन थीटा. क्या बनेगा एक्सप्रेशन? mg साइन स्क्वायर थीटा vt. दिस इज आवर आंसर. चेक आउट विच ऑप्शन इज द करेक्ट. C ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. इज दैट क्लियर? दिस इज ए गुड प्रॉब्लम. बढ़िया चीज है, समझ में आई होगी आपको. नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 इंपोर्ट किया. क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन ऑन अ स्मूथ का मतलब फ्रिक्शनलेस वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक. ये हमने एक वर्टिकल सर्कुलर ट्रैक बना दिया. इसमें m मास का एक ब्लॉक है जो स्लाइड कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज कुछ भी मान लो, ऐसे घूम रहा है इसमें. ड्यूरिंग द मोशन द ब्लॉक इज इन वर्टिकल इक्विलिब्रियम, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम, रेडियल इक्विलिब्रियम, नन ऑफ दीज. कौन से इक्विलिब्रियम में? भाई वर्टिकल इक्विलिब्रियम में तो हम कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर पाथ के अलोंग अगर वो मूव कर रहा है तो वर्टिकल डायरेक्शन में तो नेट फोर्स उस पर जीरो आएगा ही नहीं, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम तो है ही नहीं. अच्छा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो बच्चों मेरे को दो पोजीशन ऐसी समझ में आती है ब्लॉक की जहां पर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा. जैसे ये हमारा सेंटर हो गया, तो ब्लॉक जब इस पोजीशन में है तब इसके ये रेडियस हॉरिजॉन्टल है. क्या इस कंडीशन में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स है? यस, सेंट्रीपिटल फोर्स है, दैट इज mv स्क्वायर अपॉन r. तो इस पोजीशन में अगर अपन बात करें तो हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम नहीं है. इन द सेम वे इसके बिल्कुल सामने
यहां अगर हम बात करें तो यहां पर भी हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम नहीं है, उसमें भी इधर की तरफ फोर्स आएगा, तो हम ये भी नहीं कह सकते कि हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम है। और थर्ड ऑप्शन कहता है कि रेडियल इक्विलिब्रियम। रेडियल इक्विलिब्रियम का मतलब रेडियस के अकॉर्डिंग हम अलोंग हमेशा नेट फोर्स जीरो आना चाहिए। रेडियस के अलोंग तो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा हर पोजीशन में, सो रेडियल इक्विलिब्रियम भी नहीं होगा। तो डी ऑप्शन इसमें करेक्ट है, नन ऑफ दीज। एम आई क्लियर? कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है, इट्स नॉट अ न्यूमेरिकल। फिर अपन देखते हैं, शायद इसमें ये लास्ट क्वेश्चन है। यस, लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। अ पार्टिकल इज रोटेटेड इन अ वर्टिकल सर्कल बाय कनेक्टिंग इट टू a string of length L and keeping the other end of the string fixed. The minimum speed of the particle when the string is horizontal for which the particle will complete the circle is. ये तो वर्टिकल प्लेन में सर्कुलर मोशन के लिए कंडीशंस है, पूरा इसका ही डेरिवेशन है। रिजल्ट्स में आपको बताते हैं तो डायरेक्ट आपको याद भी होंगे कि लोएस्ट पॉइंट पर मिनिमम स्पीड कितनी चाहिए, √5gl, और हाईएस्ट पॉइंट पर मिनिमम चाहिए √gl। और जब ये हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात आती है तो मिनिमम कितनी चाहिए, √3gl। हमसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन की बात की तो डायरेक्ट एक्सप्रेशन है √3gl। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। बोलो बात समझ में आई या नहीं आई? क्लियर है बात? तो ये सिंपल 10 क्वेश्चन थे ऑब्जेक्टिव फर्स्ट सेगमेंट में। ये वीडियो सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया आपको, आप देखिएगा सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को। किसी भी क्वेश्चन में फिर भी आपको कोई डाउट हो, आपकी कोई क्वेरी हो किसी पर्टिकुलर स्टेप पर, या किसी भी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन दोबारा से चाहते हैं तो भी आप मुझे बताइएगा, ठीक है? देखिएगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो सॉल्यूशन में अपन मिलेंगे ऑब्जेक्टिव सेकंड सेगमेंट के साथ ऑफ द सेम चैप्टर। टिल देन टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गुड बाय, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।